वेलकम टू आई एस टॉपर्स फ्रेंड्स। हम इंडियन इकोनॉमी रैपिड रिवीजन सीरीज़ में वैसे टॉपिक्स यहाँ समझ रहे हैं जो प्रीलिम्स 2020 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है गाइडलाइंस फॉर इनविट्स एंड रिट्स। सेबी ने अभी एक रिट्स और जो इनविट्स हैं उनके लिए कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो जारी की हैं, और वो अमेंडमेंट्स रिलेटेड है राइट्स इशू रिलीज़ करने के लिए। जो इनविट्स और रिट्स हैं, अगर वो राइट्स इशू जो हैं अगर शेयर मार्केट में अपने उतारते हैं या फिर लिस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं उसमें अमेंडमेंट की है। तो हम समझेंगे अमेंडमेंट क्या है। सबसे पहले जो इशूअर हैं, मतलब जो इनविट्स या फिर रिट्स होंगे, जो भी अपने राइट्स इशू जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना चाहते होंगे, वो जो अपने इश्यूज़ हैं उनका ऑब्जेक्ट उनको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, लाइक जो रीज़न है या फिर जो पार्टी के अंदर जो पार्टी के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उससे रिलेटेड जो टर्म्स होंगे उन्हें रिलीज़ करना होगा या डिस्क्लोज़ करना होगा। वैल्यूएशन, जो उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें उसे डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी। लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो है राइट्स इशू, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये क्या है। एक्चुअली ये एक प्रोसेस है जहाँ पर शेयर्स जो हैं वो लिस्ट की जाती है, इशू की जाती हैं। कैसे शेयर्स? वैसे शेयर्स जो कि एक स्पेशल प्राइस में होते हैं, उनकी जो प्राइस है वो काफ़ी स्पेशल होती है, और ये जो शेयर्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उन्हीं को इशू की जाती है। और किस प्रपोर्शन में इशू की जाती है, मतलब किस हिसाब से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये जो राइट्स इशू हैं वो इशू की जाएगी, कि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जितना भी कंपनी में शेयर्स वो अपने होल्ड करते हैं, करंट जो प्रपोर्शन है, उसी प्रपोर्शन में जो ये जो स्पेशल शेयर्स हैं या जो राइट्स इशू हैं वो उन्हें रिलीज़ की जाएंगी या इशू की जाएंगी, तो उसे ही राइट्स इशू बोलते हैं। तो इसी राइट्स इशू की जो लिस्टिंग होगी बाय इनविट्स या फिर रिट्स के थ्रू, उसी के बारे में जो गाइडलाइंस हैं सेबी ने जो अभी न्यू रिलीज़ की हैं अमेंडमेंट करके, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एक तो हमने पढ़ा कि इनविट्स और रिट्स को जो काफ़ी मैटर्स जो है वो डिस्क्लोज़ करनी पड़ेंगी रिलेटेड टू इट्स क्रेडिट रेटिंग या फिर वैल्यूएशन क्या है, फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन रिट्स और इनविट्स को सेबी ने अलाउ कर दिया है कि जो अपने राइट्स इशू हैं वो जो लिस्ट कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन कैसे? रिट्स और इनविट जो ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, वैसे नहीं कि कोई न्यू रिट्स या न्यू इनविट कंपनी आ रही है जिनको लिस्ट होना बाकी है। स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी जिनके शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं वही लोग राइट्स इशू जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं, इशू कर सकते हैं। अब इन जो राइट्स इशू को अगर रिलीज़ करना है तो उसके लिए इन इनविट्स और रिट्स को इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज से, जहाँ पर इनकी जो लिस्टिंग है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो चाहे वो BSE हो, NSE हो, यहाँ पर उनकी लिस्टिंग जहाँ पर है ऑलरेडी, वहीं पर राइट्स इशू जो है वो दी जाएंगी। अब इन जो रिट्स और इनविट्स के राइट इशूज़ के जो प्राइस हैं उनको लेकर इन्वेस्टमेंट मैनेजर और लीड मर्चेंट बैंकर है, वो दोनों मिलके प्राइस डिसाइड करेंगे कि इशू प्राइस क्या होगी। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? इन्वेस्टमेंट मैनेजर का और लीड मर्चेंट बैंकर का। अब जो यूनिट्स इशू की जाएंगी वो किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, ये उसके बारे में जो गाइडलाइन दी है सेबी ने, वो ये कहा है कि इसको डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म के अंदर ही अलॉट किया जा सकता है और वहीं लिस्ट किया जा सकता है जिस स्टॉक एक्सचेंज में रिट्स और इनविट्स ऑलरेडी लिस्टेड है। रिट्स एंड इनविट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मतलब ये जो रिट्स होती हैं वो रियल स्टेट के सेक्टर में काम करती हैं, वैसे ट्रस्ट बनती है रियल सेक्टर के। और जो इनविट्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती है। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रियल स्टेट आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ ब्रॉडर टर्म। सो ये दोनों जो है एक इनोवेटिव व्हीकल हैं जिसके थ्रू जो है वो डेवलपर हैं
वो अपने एसेट्स को मोनेटाइज कर सकते हैं, रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं जो इनके अंदर पैसा लगाएंगे वो इन एसेट्स को बिना खरीदे ही उनसे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसीलिए ये एक तरह का इनोवेटिव व्हीकल है जो गवर्नमेंट ने शुरू की है। अब ये जो इन्विट्स और रीट्स हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करती है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसके तहत करती हैं? सेबी रेगुलेशंस 2014 के तहत ये सारे जो एसेट्स हैं वो रेगुलेट होते हैं। हम रिट्स के बारे में जैसे पढ़ चुके हैं, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है ये। क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक्चुअली इन्वेस्टर्स जो छोटे हो या बड़े हो, डजेंट मैटर, उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि रियल स्टेट में जाके वो जो शेयर्स हैं वो ख़रीद सकें थ्रू एन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इसको जो है उससे गुड रिटर्न जो है उन्हें मिल सके इन इन्वेस्टमेंट से। ये एक तरह का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन है। कहने का मतलब अगर एक इंसान सिर्फ दूसरे जगह पे शेयर्स उसने लगा रखे हैं और फिर उसको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई, अलग जगह पर पैसे लगाने, इन्वेस्ट लगाने, तो एक तरह से उसको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का जो है ऑप्शन मिल जाता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलती है। मतलब जो अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई रियल स्टेट पे पैसे लगा रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा बेसिकली। तो जो ये रियल स्टेट का जो मार्केट वैल्यू है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो उसकी वैल्यू है वो बढ़ेगी। और ये लीगल तरीका है, लेजिटिमेट तरीका है जिसके थ्रू रियल स्टेट सेक्टर में आप पैसे लगा सकते हैं। अभी आपको पता है कि जितनी भी ब्लैक मनी है कंट्री की वो रियल स्टेट सेक्टर में ही जाती है। तो अगर कोई मतलब ब्लैक मनी नहीं लगाना या फिर सेकेंड वे से नहीं जाना चाहता, हिडन वे से, तो लेजिटिमेट वे के थ्रू आप रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के ऊपर पैसा लगा के रियल स्टेट का जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं वहाँ से। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब इन्विट। ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे जो स्मॉल लोग होते हैं, स्मॉल लोग नहीं, जिनके छोटे छोटे पैसे जिनके पास होते हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं, पूल करते हैं और फिर उस पैसे को जो है कहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हो गया म्यूचुअल फंड। तो उसी तरह से ये भी जो है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, और छोटी जो पोर्शन है इनकम की वो उनको एज अ रिटर्न मिल सकती है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर या तो डायरेक्टली या तो वाया स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इनविट्स में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये रिट्स का ही मॉडिफाइड वर्जन है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो स्पेसिफिक नीड्स होती है या फिर सर्कमस्टांसेस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, उसके हिसाब से इनविट्स को रिलीज़ किया गया या फिर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज IMF प्रोजेक्ट्स 1.9% ग्रोथ फॉर इंडिया इन 2020। कोविड-19 पैंडमिक ने जो है वो काफ़ी वर्ल्ड में तबाही लेकर आ गया। इकोनॉमिक जो है वो सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो जो कोविड-19 पैंडमिक की वजह से इंडिया में जो है वो 1.9% की ग्रोथ IMF बोल रही है कि यहाँ पर होगी। और ग्लोबली देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो -3 डिग्री जो है वो वहाँ पहुँच जाएगा, मतलब नीचे माइनस में पहुँच जाएगा, बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसकी जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वो क्या कहती है? जो इंडिया है उसकी जो ग्रोथ है वो 1.9% घट जाएगी 2020 में, और 2021 में जो है वो 7.4% रहेगी, ऐसा बोलती है IMF। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो 5.8% ग्रोथ होगी उसकी 2020 में लगभग, अगर ऐसा बोलते हैं। अगर जो है इकोनॉमी एक्टिविटी जो है वो नॉर्मलाइज हो गई या फिर पॉलिसीज से उसको सपोर्ट मिला तब। यहाँ पर देखिए IMF ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या हैं। वर्ल्ड की है जो -3.0 पे वो बता रही है, और जो यहाँ इंडिया है उसकी 1.9%, मतलब आप देखिए तो प्लस में ही है, बल्कि ब्राज़ील, रशिया या यूरो एरिया या US है वो अपना जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस वो IMF दिखा रही है तो वो नेगेटिव में दिखा रही है।
तो इस तरह से देखा जाए तो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव खबर ही है कि हमारी जो ग्रोथ है वो माइनस में नहीं जा रही है। अभी ये जो ग्रोथ फोरकास्ट है 2021 का, वो वर्ल्ड बैंक या फिर गोल्डमैन सैक्स, SBI, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मूडीज़, इन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है, किस परसेंटेज पे जो है वो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, वो आप देखिए। जिसमें सबसे ज़्यादा ADB ने प्रोजेक्ट किया है जो 4.0% बोलती है, मतलब 4% के दर से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी 2020 इंडिया में, ऐसे ADB ने कहा है। बट अकॉर्डिंग टू IMF इट्स 1.9%। अब जो क्यूमुलेटिव लॉस होगी, मतलब एक प्रोजेक्शन है कि कितना लॉस होगा 2020 और 2021 फाइनेंशियल ईयर में, तो वो ये रिपोर्ट कहती है कि अराउंड $9 ट्रिलियन का जो नुकसान है वो होगा, जो कि जापान और जर्मनी की जो टोटल इकोनॉमी है उससे भी ज़्यादा बड़ी रकम है, $9 ट्रिलियन। एशिया जो है वो बोला गया है कि 2020 में ओनली रीजन होगा जो ग्रो होगा 1% के दर से, ये ग्रो होगा। बाकी जो सारे रीजन्स हैं, चाहे वो अमेरिकन, यूरो रीजन या आप साउथ अफ्रीकन देख ले, तो सभी जो है उनकी ग्रोथ 1% से नीचे है। अगर 1% और जिसकी हाईएस्ट ग्रोथ है तो वो सिर्फ इमर्जिंग एशिया रीजन की ही है। नेक्स्ट इज़ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT। 2021 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा रहे हैं, मतलब ये हट चुकी है। DDT एक ऐसा टैक्स है जो डिविडेंड्स के ऊपर लिया जाता है, और ये डिविडेंड्स किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड्स मिलता है उसके ऊपर ये टैक्स कंपनी लेती है। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट द कंपनी शेयर्स विथ शेयर होल्डर्स। सो डिविडेंड इज नॉट इन इटसेल्फ एनीथिंग, ये प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है, और फिर उस डिविडेंड के ऊपर जो है DDT पहले चार्ज होती थी, जो अब हट चुकी है। प्रेजेंट लॉ क्या है DDT के लिए? ये है कि ये कंपनी जो है वो DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो कंपनी पे करती है। हालांकि ये शेयर होल्डर के प्रॉफिट पे होती है, बट शेयर होल्डर्स के ऊपर ये बर्डन है कि उनको पैसे कम मिलते हैं, और ये कंपनी जो सोर्स ऑफ डिडक्शन है वो एट कंपनी ही है, वो हो जाती, कंपनी के पास ही DDT जो है वो डिडक्ट हो जाती है। शेयर होल्डर्स ये नहीं पे करते हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर एक एडिशनल टैक्स भी था, जिसके ऊपर अगर शेयर होल्डर को 10 लाख की जो है डिविडेंड इनकम होती है तो उसके ऊपर भी एक एडिशनल टैक्स जो है वो चार्ज होती थी। सो अगर कुल मिला के देखा जाए तो पहले एक शेयर होल्डर की DDT वो कट हो गई, उसके बाद फिर 10 लाख रुपए से अगर उसकी डिविडेंड ऊपर है तो वहाँ भी एक एडिशनल टैक्स लिए जा रहे हैं, तो उसको दो बार टैक्स देना पड़ता था इन्वेस्टर को या शेयर होल्डर को, सॉरी नॉट इन्वेस्टर, शेयर होल्डर को, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रह जाता था। तो प्राइवेट कंपनीज़ को क्या एप्लीकेबल है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स? अंडर सेक्शन 115O इनकम टैक्स एक्ट, एनी डोमेस्टिक फर्म जो कि डिविडेंड पे कर रही है एट द रेट ऑफ 15%, सॉरी जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे कर रही है तो उनको DDT देना पड़ता है एट द रेट ऑफ 15%। तो ये जो रूल है वो इनकम टैक्स के अंदर अभी है। तो सभी प्राइवेट कंपनी, चाहे वो डोमेस्टिक हो या प्राइवेट कंपनीज को ही पे करना ही पड़ता है। अर्लियर प्रोविजन में क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहले इन्वेस्टर के ऊपर टैक्स बर्डन आ जाता, जैसे मैंने आपको बोला कि दो बार टैक्स देना पड़ रहा है। फिर जो DDT है वो आप समझिए कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर रहेगा तो उनके होम कंट्री में क्या होता था कि DDT कटती है उसको उसके लिए कोई उनको क्रेडिट इनपुट नहीं मिलता था, तो जिससे क्या है कि जो प्रॉफिट है वो बहुत रिड्यूस हो जाती थी, इसीलिए उनको फिर ये अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं लगता था। तो मार्केट जो है वो बहुत अनअट्रैक्टिव बना देती थी ये DDT के वजह से, और जिसके वजह से कॉरपोरेट अर्निंग्स जो हैं वो एक कॉरपोरेट अर्निंग्स के ऊपर ह्यूज टैक्स लगता था, तो इसीलिए DDT को हटा दिया गया है। ये करंट न्यूज़ है, इस साल से DDT नहीं लगेगी या टैक्स नहीं कटेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल IT-AT। इंडिया के चीफ जस्टिस ने 79th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन पे, और ये जो है ऑल इंडिया मेंबर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल को इनॉग्रेट किया। मतलब इसका इनॉग्रेशन 79th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन पे हुआ, और किसने किया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने।
ये एक क्वासी जुडिशल इंस्टीट्यूशन होगा जिसके अंदर उसको क्या स्पेशलाइजेशन होगी इस ट्रिब्यूनल की, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस एक्ट के अंदर जो भी अपील्स होंगी उसको ये जो है उसके अंदर वर्डिक्ट देगा। ये 1941 जनवरी में बना था इनकम टैक्स एक्ट 1922 के अंदर। जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है उसको पहले इस ट्रिब्यूनल की जो है इंचार्ज मिली हुई थी, बट 1942 से मतलब फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ओनली ये ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। तो मतलब अभी भी ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जो ऑर्डर्स अगर ITAT पास करती है तो फाइनल होंगे और इसके लिए जो अपील होगी वो हाई कोर्ट में हो सकती है। ये ट्रिब्यूनल मदर ट्रिब्यूनल कहलाती है क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट ट्रिब्यूनल है कंट्री में। ये ट्रिब्यूनल जो है वेरियस जोन्स में डिवाइडेड है और जिसकी जो ओरिजिनल हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में थी, लेकिन 1952 से ये इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब इसकी जो 1941 में देखा जाए तो इसकी 3 बेंचेस बनी, एक दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में तीसरी, और 6 मेंबर्स जो हैं इसके अंदर होते थे। और अब जाके जो ITAT की बेंचेस हैं वो इंक्रीज़ होके 63 बेंच हो गई हैं, और जहाँ भी हाई कोर्ट्स हैं ऑलमोस्ट हर जगह इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल प्रेजेंट है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या सिटिंग जज जो है वो एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं ITAT के। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मेक श्योर कि आपको ये याद रहे। अब ये बोला है कि जब ITAT सक्सेसफुल हुआ तो इसी की लाइन पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे एपिलेट ट्रिब्यूनल जो हैं वो इस्टेब्लिश कर दिए, जैसे कि एपिलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए क्या, जैसे कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT, फिर रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, फॉरेन एक्सचेंज एपिलेट बोर्ड। तो इन सब की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है वो इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल के बाद ही हुई है। इसके सक्सेस के बाद गवर्नमेंट ने ये सारे ट्रिब्यूनल्स को लॉन्च किया। अब आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन PTA रिमूव्ड। सो फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट में ये अनाउंसमेंट की कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो प्यूरिफाइड टेरिप्थलिक एसिड जो है उसके ऊपर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है। ये PTA क्या होता है, मैं इसे ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, इवन दो आई नो दिस टर्म बट स्टिल आई कांट प्रोनाउंस इट राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाई। सो ये PTA के ऊपर ये PTA क्या होती है हम समझते हैं। ये एक रॉ मटेरियल है जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होती है, जैसे पॉलिएस्टर फैब्रिक्स जो होते हैं हमारे, वो उनको भी उसके लिए भी एक क्रूशियल रॉ मटेरियल होता है। जो पॉलिएस्टर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फाइबर, स्पम यार्न, स्पोर्ट्स वियर, ड्रेसेस, कर्टन्स, कवर्स, जो पॉलिएस्टर फाइबर में ये सारे जो फैब्रिक्स के अंदर ये चीज़ें मिलती है, चाहे हम कर्टन्स लेने जाएँ, ड्रेसेस लेने जाएँ तो पॉलिएस्टर के कपड़े मिलते हैं। तो उन सारे प्रोडक्ट्स का जो 70 to 80% जो होता है वो ये PTA कॉन्स्टिट्यूट करता है। मतलब PTA के जो यूज़ है वो 70 to 80% पॉलिएस्टर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार UPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक्चुअली ये होती है कि कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट है, सपोज़ इंडिया, तो वो फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगाती है। एक तरह की ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी। लेकिन क्यों लगाती है, बिकॉज अगर इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं अगर उसकी प्राइस वहाँ के डोमेस्टिक मार्केट से भी कम है, मार्केट वैल्यू से, तो फिर यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होंगे उनके दाम से भी वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जो है अगर उसी रेट पे इंपोर्ट हुई हमारे इंडिया में तो वो कम हो जाएगी और लोग उसको परचेज करेंगे। सपोज़ अगर मान लीजिए कि एक कोई भी आइटम ले लेते हैं, सपोज़ मोबाइल, अगर यहाँ मोबाइल 10,000 की है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है वो 10,000 की मोबाइल यहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड की, और अगर मान लीजिए फॉरेन कोई इंपोर्ट अगर हम करते हैं सेम स्पेसिफिकेशंस या सेम क्वालिटी की फ़ोन, अगर वो मान लीजिए 8,000 का है और वो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है
मतलब या मार्केट वैल्यू उतना ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम, या फिर मार्केट वैल्यू में जहाँ अपन उसके मतलब फॉरेन कंट्री के अंदर जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे भी कम में अगर इंडिया पे लॉन्च हो रहा है तो डेफिनेटली इसकी जो प्राइस है यहाँ आके इस डोमेस्टिक कंज्यूमर्स या सॉरी इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर है उससे भी कम हो जाएगी, तो लोग इसे ही प्रेफर करेंगे। तो इसलिए अगर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, इसको लेके जो है ये ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो नेशनल गवर्नमेंट लगाती है इंपोर्ट पे। अब ये जो एसिड है टेरिप्थलेकिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और इसकी केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H4। ये एक कलरलेस सॉलिड मटेरियल होता है जो कि पॉलिएस्टर पॉलीइथाइलिन टेरिप्थलेट पेट फाइबर्स जो होती है, पेट फाइबर्स किस में यूज़ होती है, प्लास्टिक बॉटल्स और फाइबर्स जो होते हैं उसको यूज़ करने के लिए, ये जो पेट फाइबर्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये जो एसिड है टेरिप्थलिक एसिड उसका यूज़ होता है। वाई वॉज द ड्यूटी इम्पोज्ड? अब जो हटा दिया गया है तो ये जानना ज़रूरी कि ड्यूटी लगाई क्यों गई थी, क्योंकि जो हमारे कंट्री के 2 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे पेट सेक्टर में, वो इसी से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे, उन्होंने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ के पास जाके 2013 में ये कंप्लेन करवाई थी कि भाई चाइना और ताइवान जैसे कंट्रीज से कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो हमारे भी डोमेस्टिक मार्केट्स में बहुत ही कम दाम पे बिक रहे हैं, तो इसीलिए जो हमें है उससे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो इसलिए जो है ये डिसीजन लिया गया था और ड्यूटी जो है वो इम्पोज की गई थी। की फैक्ट्स हम यहाँ देखते हैं। मोनोइथाइलिन ग्लाइकॉल MEG एक अदर रॉ मटेरियल है जो कि पॉलिएस्टर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, और ये भी एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर जो है इसको DGTR जो है वो कंसिडर कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या ये भी जो रॉ मटेरियल है उसको भी अपने डोमेस्टिक मार्केट से भी कम प्राइस में इंडिया जो है वो इंपोर्ट कर रही है बाहर के कंट्री से या नहीं, तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन फेज में है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिवॉर्डिंग विसल ब्लोअर्स। सेबी अभी एक न्यू मैकेनिज्म के साथ आया है जो कि विसल ब्लोअर्स को अवार्ड देगा या फिर उनको रिवॉर्ड देगा। अगर ये विसल ब्लोअर्स क्या करेंगे, मतलब अगर ये विसल ब्लोअर्स किसी इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस से लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को बताते हैं, सेबी को बताते हैं, तो फिर उनके तरफ से इन विसल ब्लोअर्स को सेबी की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगी। अब ये क्या है कि जो न्यू फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होगा। मतलब भाई अगर किसी ने विसल ब्लोइंग कोई विसल ब्लोअर बना और उसने बोला कि भाई ये जो है यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ न्यूज़ समझ में आई है, तो उसको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उसको बताना पड़ेगा कि उसे ये न्यूज़ पता कैसे चली। जो इन्फॉर्मेंट होगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा, उसकी जो आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल ही रखी जाएगी और ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल सके। अब जो रिवॉर्ड है वो किसको मिलेगा? ऐसे केसेस में जहाँ पर 1 करोड़ तक की जो है वो करप्शन हुई हो, और वहाँ पर अगर उस केस में अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो 1 करोड़ रुपीज़ तक उन लोगों को वापस मिले, तो उतनी वैल्यू की जब कोई इन्फॉर्मेशन देता है तब जाके उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अब एक इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन की ऑफिस जो है वो इस्टेब्लिश हुई है, जो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ताकि ऐसे जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं विसल ब्लोअर्स के, उनके ऊपर जो है वो काम कर सके या एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट कर सके। और ऐसे जो डिस्क्लोजर फॉर्म है जिसके ऊपर इन्फॉर्मेंट है वो अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा, उसको क्या बोलेंगे? वॉलंटरीली इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म। विसल ब्लोअर्स होते कौन हैं? जो कि सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करते हैं, जो कि ऐसे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जो कि इलीगल है, अनएथिकल है, या फिर पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में करेक्ट नहीं है, करप्टेड है बेसिकली, तो उनके बारे में अगर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करता है तो वो इंसान विसल ब्लोअर कहलाता है। अब ये जो रॉन्ग डूइंग्स है, जैसे इलीगल चीज़ जो हम बोल रहे हैं, वो पॉलिसी की वॉयलेशन, जो कंपनी की पॉलिसी है उसकी वॉयलेशन भी हो सकती है, पब्लिक सिक्योरिटी को उससे कुछ थ्रेट भी हो सकता है, फ्रॉड या करप्शन, इन सब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन विसल ब्लोअर्स या
जो है वो एक्सपोज कर सकते हैं। विसिल ब्लोअर्स किस एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं? विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन रिवील करने की एक प्रैक्टिस होती है जिसके तहत जो है वो इन्फॉर्मेशन अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो अभी तक आउट नहीं है, लेकिन उस सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन का किसी को पता होता है, उसी इन्फॉर्मेशन के तहत जो है वो कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं और फिर उनको ह्यूज प्रॉफिट होता है। तो इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है उसको इनसाइडर ट्रेडिंग ही कहते हैं। ये ट्रेडर को एक अनफेयर एडवांटेज देता है। ये एक माल प्रैक्टिस है कंपनी सिक्योरिटीज़ को लेके। और सेबी जो है वो ऐसे इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके बार बार जो है वो रिफॉर्म्स या फिर एक्ट्स जो है रेगुलेशंस लाती रहती है। जो मेन रेगुलेशन वो क्या है? सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। नेक्स्ट इज ग्लोबल आईपी इंडेक्स 2020। इंडिया जो है वो 53 कंट्रीज़ का जो अभी इंडेक्स बना था उसके अंदर उसको 40th प्लेस 40 रैंक जो है वो मिली है, जो कि 2019 इंडेक्स में जो है उसको 36th रैंक थी। लेकिन उस समय जो कितने इकोनॉमीज़ कंट्रीज़ को एनालाइज किया था? 50 कंट्रीज़ को। अभी 53 कंट्रीज़ की जो है वो रैंकिंग हुई है, तो उसके अंदर इंडिया को 40वां जो है रैंक मिला हुआ है। ये इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जो कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक पॉलिसी सेंटर है, पार्ट है। इंडेक्स जो है मैंने जैसे बताया कि 53 जो वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको एनालाइज किया था, रैंकिंग दी थी, जिसमें जो ये 53 इकोनॉमीज़ हैं वो ग्लोबल जीडीपी का 90% जो एक स्ट्रक्चर है, 90% का जो ग्लोबल जीडीपी है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब आईपी प्रोटेक्शन किस कैटेगरीज में जो है वो ये एनालाइज करती, किस कैटेगरी में आईपी प्रोटेक्शन को मिली है या नहीं मिली है। कौन से कैटेगरीज ऐसे हैं जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेडमार्क्स। तो ऐसे जो इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर वो जज करती है ये इंडेक्स कि कंट्रीज़ ने कितना जो है इन ट्रेडमार्क्स या फिर पेटेंट्स या आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर काम किया है, या उनके ऊपर रेगुलेशंस लगाई हैं। 3 न्यू कंट्रीज जो हैं इस इंडेक्स में इन्वॉल्व की गई हैं, इंक्लूड की गई हैं। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? डोमिनिकन रिपब्लिक, ग्रीस और कुवैत। ये कंट्रीज़ पहले इंक्लूड नहीं की जाती थी। यूएस ने इस इंडेक्स को टॉप किया है, उसके बाद यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और जापान जो है वो फॉलो करते हैं। इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है वो 38.46% जो है वो बढ़ा है। और जो इंडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेस इस रिपोर्ट में बताई गई है। स्ट्रेंथ क्या है कि इंडिया ने डायनेमिक इंजंक्शन ऑर्डर जो है वो बार बार इशू किए हैं। इंजंक्शन क्या होता है? एक्चुअली इंजंक्शन इज ऑथोरिटेटिव वार्निंग या ऑर्डर। तो ऐसे ऑर्डर्स जो हैं वो काफ़ी बार इंडिया जो है इशू करता है, तो दिस इज इंडियाज स्ट्रेंथ। अब जो है हम देखते हैं न्यू पायलट पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम, ये इंडिया ने लॉन्च किया है। कंपलसरी लाइसेंसिंग इन फार्मा कंपनीज में कंपलसरी कर दिया है लाइसेंसिंग को। तो दिस इज ऑल्सो वेरी लाइक बिग स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। वीकनेस क्या है कि यहाँ पेटेंट का ऑपोजिशन होते रहता है। रेगुलेटरी डाटा जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं किया गया है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो खर्च नहीं की जाती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? ये एक तरह की ह्यूमन माइंड की क्रिएशन होती है। जैसे इन्वेंशन, किसी पर्सन ने कोई इन्वेंशन कर दी, या फिर किसी ने कुछ लिटरेरी वर्क पे काम कर दिया, डिज़ाइन या सिंबल बनाया, इमेज बनाया। कॉमर्स में जो कंपनीज़ की इमेजेस रहती है वो ट्रेडमार्क होता है। तो ये सब चीज़ें जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत आती हैं। आईपी जो है वो लॉ के थ्रू प्रोटेक्टेड रहता है, जैसे पेटेंट के ऊपर लॉ है, कॉपीराइट के ऊपर लॉ है, ट्रेडमार्क के ऊपर लॉ है। तो ऐसे लॉज जो है वो आईपी को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे कंट्रीज जो हैं वो बनाते हैं। ये इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर लॉज होती है ताकि जो क्रिएटिविटी है और इनोवेशन जो है कंट्री में वो फ्लरिश होते रहे, और उसके लिए एक एनवायरनमेंट जो है, अच्छा सा एनवायरनमेंट वो क्रिएट हो।